झी 24 तास एक पाऊल पुढे। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यक्ति को एक ही जगह पे उसको सिक्योरिटी लगती है, हार लेकर के रखो, ज्यादा पैसे मिले या ना मिले लेकिन पैसे बच जाएंगे। या तो उसको लगता है रियल एस्टेट। मित्रों, रियल एस्टेट में भी जाने का कारण क्यों मना है? तो हमारी इकोनॉमी पर ब्लैक मनी की इकोनॉमी डोमिनेट करने लग गई है। और जब ब्लैक मनी की इकोनॉमी डोमिनेट कर रही हो, एक पैरेलल इकोनॉमी चलती हो, तो स्वाभाविक है लोगों को रियल एस्टेट में जाने का रास्ता ठीक लगता है। और जेन्युइन आदमी अगर रियल एस्टेट में जाना चाहता है, एंटर नहीं कर पा रहा है क्योंकि ब्लैक मनी नहीं है। एक ऐसे विशियस सर्कल को देश में चलाया गया है जिसके कारण देश का पूरा अर्थतंत्र आज स्थितियों को बिगाड़ रहा चला जा रहा है। सामान्य व्यक्ति हमारे देश की और पूरे एशिया की एक विशेषता रही है सदियों से। हम लोग कल्चरली काफी कुछ एक दूसरे पर प्रभाव है एशियन कंट्रीज का। सेविंग ये वेस्टर्न वर्ल्ड के नेचर में नहीं है, सेविंग एशियन कल्चर में है और भारत उसमें लीड करता रहा है। हमारे यहां बचत करना, पैसे बचाना, और उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहता है। गरीब से गरीब महिला होगी, गरीब परिवार होगी, लेकिन कुछ न कुछ बचाने की कोशिश करेगी। मित्रों, ये सेविंग का जो स्वभाव है उसको वो पहले स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता था, उसके कारण हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा पुश मिलता था, ड्राइविंग फोर्स बन जाता था। लेकिन आज महंगाई बढ़ने के कारण मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जिसके पास सोना खरीदने की ताकत नहीं है, फ्लैट खरीदने की ताकत नहीं है, जमीन में पैसा नहीं लगा सकता है, वो 10 रुपये के, 20 रुपये के 5 शेयर, 10 शेयर लेने की कोशिश करता था क्योंकि उसके पास उतने ही पैसे थे। लेकिन महंगाई के कारण मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपना घर चलाना ही दिक्कत हो गया है, सेविंग खत्म हो चुका है। और सेविंग खत्म होने के कारण स्टॉक मार्केट के अंदर उसकी एंट्री बंद हो गई है। अगर ये स्थिति बनी रही तो आज हमारा पूरी फाइनेंशियल स्थिति और दुर्दशा की ओर चली जाएगी। आप देखिए इंपोर्ट, ये तो हम समझ सकते हैं, चलो भाई नेचुरल रिसोर्सेज में हमारी कुछ सीमाएं होगी, हमको पेट्रोलियम और गैस, डीजल, इसके इंपोर्ट के लिए आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। मजबूरन ही सही, चलो हमको लेना पड़ेगा। लेकिन क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल फोन, अरबों खरबों रुपयों का इंपोर्ट हमारा बढ़ता चला जा रहा है। क्या हमारा देश मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा जंप नहीं लगा सकता है? हम हमारे इंपोर्ट को कम करने का रास्ता नहीं खोज सकते हैं? हमें मालूम है कि हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बहुत बड़ा मार्केट है और इलेक्ट्रॉनिक गुड का मैन्युफैक्चरिंग कोई बहुत बड़ा आसमान से कोई बड़ा स्काई रॉकेट इंजीनियरिंग लाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत सामान्य प्रकार की टेक्नोलॉजी है। लेकिन उसको हमने बल नहीं दिया और उसके कारण आज हिंदुस्तान में जो 3 सेक्टर है सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने में, उसमें एक क्षेत्र है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। हाँ, कोई मेडिकल इक्विपमेंट के लिए कोई बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज आती है तो वन कैन अंडरस्टैंड, लेकिन रूटीन में हमारे यहां अपना कंप्यूटर नहीं बन पा रहे हैं, हम यहां आकर के असेंबल करते हैं। अगर हमारे देश ने योजनाबद्ध, भाई हम 10 साल के अंदर इस सेक्टर के अंदर इंपोर्ट करने की स्थिति में से हम बाहर आ जाएंगे, हम क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, सफिशिएंट मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, तो देश की स्थिति नहीं बनती। लेकिन हमारी नीतियों की कमियों के कारण यह हाल हुआ है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अगर हमें दुनिया के सामने टिकना है, हमारे लोगों को उत्पादन के क्षेत्र में जो लोग हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? आज देखिए हिंदुस्तान में 20,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं। कोई देश ऐसा देखा है आपने कि जिसके पास कोयले की खदान है, जिसके पास अंधेरा है, लोगों को बिजली चाहिए, बिजली के ग्राहक मौजूद है, और जिसके पास बिजली पैदा करने वाले 20,000 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा करने वाले कारखाने तैयार हो? जस्ट लीडरशिप नहीं है, पॉलिसी पैरालिसिस है, और इसलिए कोयले के दिनड़े हो नहीं रहे हैं, खदान में से कोयला निकल नहीं रहा है,
कोयला बिजली के कारखाने में पहुंच नहीं रहा है, देश अंधेरे में डूब रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सफिशिएंट बिजली नहीं मिल रही है, फार्मर को सफिशिएंट बिजली नहीं मिल रही है, और उसके कारण हमारा ग्रोथ कम हो रहा है। देश एक आत्मविश्वास के साथ कैसे आगे बढ़े, पॉलिसी पैरालिसिस में से देश बाहर कैसे आए। प्रधानमंत्री ने कहा था पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके अर्थशास्त्र में पैसे पेड़ पर उगते हो या न उगते हो, हम गुजरातियों की समझ है, हम मानते हैं पैसे खेत में भी उगते हैं, पैसे कारखाने में भी उगते हैं, पैसे मजदूर के पसीने से भी उग सकते हैं। आवश्यकता है सही नेतृत्व देकर के स्थितियों को बदला जा सकता है। हिंदुस्तान का किसान खेत में मजदूरी करता है, वो पैसे उगाता है। एक मजदूर फैक्ट्री में मेहनत करता है, वो पैसे उगाता है, और तभी तो देश की तिजोरी भरती है, और तभी तो देश चलता है। ये जो निराशा का माहौल है, उससे देश को बाहर लाया जा सकता है। मित्रों, गुजरात एक्सपीरियंस से मैं कहता हूं कि निराशा की गर्त में डूबे रहने का कोई कारण नहीं है। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में आया, मेरे यहां रेवेन्यू डेफिसिट 6,700 करोड़ रुपीस थी। आज हम रेवेन्यू सरप्लस है। मित्रों, हो सकता है। हमारे पीएसयूज, हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी 2,500 करोड़ रुपए का लॉस करती थी ईयरली। आज मित्रों वो प्रॉफिट करती हैं, और हम 24 घंटे बिजली देते हैं और टैरिफ नहीं बढ़ाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मित्रों, अगर सही दिशा में निर्णय किया जाए, एक देश की सामान्य मानवीय की शक्ति को पर भरोसा करके निर्णय किया जाए, तो देश की स्थिति बहुत बदल सकती है। और मैं बहुत आशावादी इंसान हूं मित्रों। मैं इतना बड़ा देश, इतना सामर्थ्य है, दुनिया में सीना तान करके खड़ा होने का सामर्थ्य है इस देश में। 1200 साल की गुलामी के बाद भी जो देश सरप्लस था, वो देश आज कर्जदार क्यों बन गया, इसके जवाब हम खोज सकते हैं, उसके उपाय भी खोज सकते हैं। उस विश्वास को लेकर के आगे बढ़े। मैं फिर एक बार सुभाष जी का बहुत आभारी हूं कि आपके बीच आने का मुझे अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।